सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। तो सही उत्तर हो जाएगा स्वीडन। अभी एक्चुअली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 15 मई को 5 देशों की यात्रा पर निकले हैं। वो 5 देश हैं यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। और जब वे स्वीडन पहुंचे तो स्वीडन की सरकार ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान जिसे कहते हैं रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। ये सम्मान स्वीडन की जो राजकुमारी है क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ऑफ स्वीडन, उन्होंने इनको दिया है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाला 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। अच्छा, इसी तरह से मैं आपको याद दिलाऊं, अभी फरवरी की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल का सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से भी सम्मानित किया गया था। और वे इजरायली संसद का ये सम्मान पाने वाले पहले किसी भी देश के पहले लीडर बने थे। और 2026 में किसी भी देश का सर्वोच्च सम्मान ये उनको दूसरी बार मिला है। पहला इजराइल ने दिया, हमने बात करी, अभी 2026 की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। और अभी ये स्वीडन ने दिया। स्वीडन ले चलता हूँ पहले मैं आपको, ये रहा मैप में स्वीडन। कैपिटल स्टॉकहोम होती है, करेंसी है स्वीडिश क्रोना। और प्रधानमंत्री कौन है? उल्फ क्रिस्टरसन। अब अवार्ड वाला ही प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आपको रिवाइज करवाते हैं 2026 के। देखो, अगर बात करें एबेल पुरस्कार 2026 दिया गया गर्ड फाल्टिंग को। ये जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रंगमंच में उत्कृष्टता के लिए 2026 का मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया अमोल पालेकर को। 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया आर वेर्रामुथु को, तमिल भाषा के लेखक हैं। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला रूबल नागी को। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए घोषणा की गई। इसमें अगर बात करें, हिंदी का मिला ममता कालिया को, उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए। अंग्रेजी का नवतीज सरना को मिला उनके नॉवल क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। और राजस्थानी का मिला जितेंद्र कुमार सोनी को उनके कहानी संग्रह बारखमा के लिए। 2026 का प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया वीणा वादक जयंती कुमार रेश को। जबकि नृत्य कलानिधि पुरस्कार दिया गया नरेंद्र जी को, उनका संबंध भरतनाट्यम से है। और सरस्वती सम्मान 2025 मिला है राम कुमार मुखोपाध्याय को, बांग्ला लेखक है, उनकी कृति हरा पार्वती कथा के लिए, जो कि एक बांग्ला उपन्यास है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अवार्ड से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अली फलीह कादिम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आंसर होगा इराक। तो पूरा नाम है इनका अली फलीह कादिम अल जैदी। ये अब इराक के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। और इस तरह से यहाँ पे उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी की जगह ली है। उनकी उम्र है मात्र 40 साल। और इस तरह से वे इराक के इतिहास में सबसे युवा, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, तो इराक के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? अली फलीह कादिम। बाकी मैं आपको पहले इराक लेकर के चलता हूँ। ये रहा मैप में इराक। कैपिटल इसकी बगदाद होती है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? टाइग्रिस नदी के किनारे। इसकी करेंसी है इराकी दिनार। प्रेसिडेंट निजार रमेदी हैं। और याद रखना, अगर पूछे इराक की लार्जेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है, तो आंसर होगा खुर्द। और टाइग्रिस नदी किस देश में बहती है, तो भी आंसर होगा इराक। अभी हमने पढ़ा, आपको याद होगा, अभी हमने एक प्रश्न पढ़ा था, इराक के रेगिस्तानों में सदियों से रेत के नीचे दबे चार्रेक्स स्पासिनो नामक सिकंदर महान के साम्राज्य के एक खोए हुए प्राचीन बंदरगाह शहर को खोजा गया था। वैसे एक प्रश्न ये बनता है आपका एग्जाम में कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता किसे कहा जाता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कहाँ पर विकसित हुई थी? इराक में। इसे सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट वाला प्रश्न हमने पढ़ा। तो अभी लेटेस्ट जिन भी देशों में नए लीडर बने थे वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे गिनी देश के राष्ट्रपति बने थे मामाडी डोम्बोया। नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने रॉब जेटेन। बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली। ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया मोहताज खामेनेई को। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग। वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम। इराक के राष्ट्रपति निजार रमेदी। आज हमने इराक के प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा है। हंगरी के प्रधानमंत्री पीटर मैग्यार। बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री रूमेन रादेव। कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति लौरा वर्जीनिया। और युगांडा के राष्ट्रपति अभी बने थे योवेरी मुसेवेनी। लगातार 7वीं बार यहाँ के ये प्रेसिडेंट बने। ठीक है,
तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर घोषित किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। पहले बात कर ले भोजशाला परिसर की, तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है। इसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था ईस्वी के आसपास। परमार राजा भोज ने इसे सरस्वती सदन नामक महाविद्यालय के रूप में इसका निर्माण कराया था और यहीं पर देवी वाग्देवी की मूर्ति स्थापित की गई थी। ये देवी सरस्वती की अत्यंत दुर्लभ मूर्ति थी, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने यानी कि 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश अधिकारी इसे लंदन ले गए और आज भी ये ब्रिटिश संग्रहालय में रखी हुई है। लेकिन 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान मालवा के सल्तनत काल में इस परिसर के एक हिस्से को मस्जिद में बदल दिया गया और यहाँ सूफी संत कमाल मौला का मकबरा भी बनाया गया। ये मैंने आपको जनरल जानकारी दे दी। अब मामले की बात करते हैं कि मामला क्या है। एक्चुअली में इस भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष कहता है कि यह माँ सरस्वती यानी कि वाग्देवी का मंदिर है और प्राचीन शिक्षा केंद्र है। मुस्लिम जो पक्ष है वो कहता है कि कमाल मौला मस्जिद इसको मानता है क्योंकि मकबरा है, जबकि जैन समुदाय भी इसमें कहते हैं कि भैया ये तो प्राचीन जैन मंदिर है। अब अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या फैसला दे दिया? कोर्ट ने कहा कि भोजशाला परिसर ये मंदिर ही है, मतलब अब यहाँ पर पूजा होगी। अगर मुस्लिम पक्ष चाहे या मस्जिद जो इसे बोलते हैं वो पक्ष चाहे तो सरकार से दूसरी जमीन की मांग कर सकता है, वहाँ पे अपना मस्जिद वगैरह बना सकता है। इसके अलावा सरकार इंग्लैंड से माँ वाग्देवी की प्रतिमा वापस लाने की भी कोशिश कर रही है ताकि इसे फिर से स्थापित किया जा सके। उसके अलावा 2003 की एक व्यवस्था है उसको भी समाप्त कर दिया कोर्ट ने, जिसमें क्या कहा गया था कि मंगलवार को पूजा करो, शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी गई थी। लेकिन अब बोला कि नमाज नहीं होगी, केवल पूजा अर्चना ही होगी जो हिंदू पक्ष करेगा। बाकी विवाद तो अभी और बढ़ेगा। मुस्लिम पक्ष ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसे सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाएगा। बाकी मध्य प्रदेश की चर्चा हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रहा है ये सब। तो ले चलते हैं आपको एमपी। ये रहा मैप में एमपी। कैपिटल भोपाल है, मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल, राजकीय पशु बारहसिंगा हो गया, पक्षी है दूधराज, वृक्ष है बरगद का, खेल है मल्लखंभ, पुष्प है सफेद लिली, मछली है महशीर। कुछ और प्रश्न देखें यहाँ से। तो उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का आयोजन हुआ था रायसेन मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के धार शहर को अब केंद्र सरकार के सेफ सिटी प्रोजेक्ट में शामिल कर दिया गया और मध्य प्रदेश के ये तो हो गया, रिपीट हो गया पॉइंट। बाकी पद्म डोरी एक नई कपड़ा यानी कि टेक्सटाइल पहल है। इसमें पूर्वोत्तर भारत की एर्री रेशम को मध्य प्रदेश के चंदेरी कपड़े के साथ मिलाकर एक नया डिजाइन और कपड़ा बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जनजातीय महिलाओं ने केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ चिता आंदोलन किया था और भोपाल में भारत का पहला एल्गी ट्री लगाया गया। ये कोई असली पेड़ नहीं है, एक तरह की मशीन है जो कि हवा को साफ करने का काम करती। ठीक है, भारत का पहला एल्गी ट्री याद रखना भोपाल में लगाया गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय अनुपालन कटौती और विनियमन मुक्ति पहल के तहत सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कार्य पूरा करने वाला देश का पहला राज्य भी कौन सा बन गया? तो आंसर होगा इसका त्रिपुरा। एक्चुअली में केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की थी जिसका मकसद क्या था? सरकारी नियम आसान बनाना है, बेकार की जो भी अनुमति, जो भी एनओसी होती है, जो भी कागजी काम होता है उसको कम करो भैया, बिजनेस शुरू करना आसान करो, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन और तेज बनाओ। इसे राष्ट्रीय अनुपालन न्यूनीकरण और विनियमन मुक्ति पहल कहा गया और अभी त्रिपुरा भारत का पहला राज्य बन गया जिसने इस योजना के पहले चरण और दूसरे चरण दोनों के सारे जो भी जरूरी सुधार थे उनको पूरा कर लिया है। टोटल 51 सुधार क्षेत्रों में काम पूरा किया गया, मतलब सरकार ने प्रशासन को ज्यादा आसान, तेज और डिजिटल बना दिया। अभी दूसरा चरण तो जनवरी 2026 में ही शुरू हुआ था। तो अब ऐसा करने से फायदा क्या होगा? नए उद्योग जल्दी खुलेंगे, निवेश बढ़ेगा, रोजगार के मौके बढ़ेंगे, व्यापार करना आसान होगा, भ्रष्टाचार और देरी कम हो सकेगी। सीधा सा एक लाइन में बताऊं तो पहले उद्योग स्टार्ट करने के लिए जैसे जमीन लीज पे ली या फिर और भी जो भी नियम होते थे सरकार के, इस ऑफिस में वो कागज जमा कराओ, वो फॉर्म भरो, ये भरो, तो वो चीज़ें बहुत कम कर दी है। उन चीज़ों को बहुत आसान बना दिया है ताकि कोई भी अगर इंडस्ट्री लगाना चाहता है, कोई काम शुरू करना चाहता है तो फालतू इन लफड़ों में ना पड़े। बहुत सरल प्रोसेस कर दिया ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना उद्योग स्थापित कर सके, अपना काम शुरू कर सके। अब ऐसा किया त्रिपुरा ने
तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। कैपिटल अगरतला हो गई, मुख्यमंत्री माणिक सा, गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी। आ जाओ त्रिपुरा से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। यहाँ पे होजगिरी फेस्टिवल मनाया जाता है। कोकबोरोक भाषा दिवस ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। कोकबोरोक यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। खर्ची पूजा महोत्सव होता है यहाँ पे, गरिया पूजा महोत्सव होता है, केर पूजा महोत्सव होता है। और याद रखना त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उसको जीरो लाइन कहते हैं। और मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना यहाँ शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री साथ योजना शुरू होती है। पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं पूर्ण बैठक हुई थी अगरतला त्रिपुरा में। भाषिणी के साथ समझौता करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना था त्रिपुरा। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना यहाँ शुरू हुई। यात्रा उत्सव मनाया गया त्रिपुरा में। किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान यहाँ शुरू हुआ। उसके अलावा उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर बन गया त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा के बाद राज्यों में बात करेंगे तो। और त्रिपुरा के अगरतला में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन भी लॉन्च किया गया। त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला जो पुल है उसको कहते हैं मैत्री सेतु, जो कि किस नदी पर है? फेनी नदी पर। और अभी हमने पढ़ाया था पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, पंचायत उन्नति सूचकांक 2026, इसको पंचायती राज मंत्रालय ने जारी किया था। अभी इसका ये दूसरा एडिशन था और इसमें टॉप पर त्रिपुरा रहा था। और अभी पंचायती राज मंत्रालय ने ही पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 में त्रिपुरा की 3 पंचायतों को टॉप अवार्ड दिया था, जो शीर्ष पुरस्कार होता है अलग अलग कैटेगरी में। जैसे त्रिपुरा की सिपाही जाला जिला पंचायत है, इसको पूरे देश की सबसे अच्छी जिला पंचायत माना गया। पुरस्कार के रूप में 5 करोड़ रुपए मिले। और हेल्थ कैटेगरी में भी त्रिपुरा की एक पंचायत है कांचबारी ग्राम पंचायत, इसने पहला स्थान प्राप्त किया। और महिला सशक्तिकरण कैटेगरी में यहीं की बेकुंठपुर ग्राम पंचायत है, उसने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 18 मई को। तो हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। इसका उद्देश्य है लोगों को ये बताना कि भैया संग्रहालय जो है केवल पुरानी चीजें रखने की जगह नहीं है, बल्कि वे हमें इतिहास, संस्कृति और समाज को समझने में मदद करते हैं। थीम क्या है इस बार की? म्यूजियम्स यूनाइटिंग अ डिवाइडेड वर्ल्ड, मतलब एक बटी हुई दुनिया को जोड़ने वाले संग्रहालय। इस दिन को मनाने की शुरुआत 1977 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने की थी, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, तो सिंपल याद रखेंगे 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। वैसे 18 मई को विश्व एड्स टीकाकरण दिवस, वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो 18 मई को ये दोनों दिवस याद रखने। वैसे मई में अभी तक कौन कौन से दिवस मना लिए हमने, चलो मैं आपको रिवाइज कराऊं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस लेबर डे, 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खनिक दिवस, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे जो कि मई के पहले मंगलवार को होता है, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस और 8 मई को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 15 मई को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस, 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, 16 मई को सिक्किम ने स्थापना दिवस मनाया अपना, 17 मई को विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस और 17 मई को ही विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो मई के सारे दिवस हैं, ध्यान में रखें आप। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा जैनिक सिनर ने। आप जानते हो इटली के टेनिस प्लेयर हैं ये। और अभी जो इटालियन ओपन हुआ था टेनिस टूर्नामेंट है, 5 से लेकर 17 मई तक हुआ। 83rd नंबर का ये इसका एडिशन था। इसमें अगर बात करें पुरुष एकल का खिताब, मेन सिंगल टाइटल जीता जैनिक सिनर ने। इन्होंने फाइनल में हराया है कैस्पर रूड को, जो कि नॉर्वे के प्लेयर है। वहीं वुमेन सिंगल की भी बात कर लें तो इसको जीता है एलिना स्वितोलिना ने। ये यूक्रेन की टेनिस प्लेयर है और इन्होंने फाइनल में अमेरिका की प्लेयर कोको गॉफ को हराया। तो पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर ने जीता, महिला एकल का खिताब एलिना स्वितोलिना ने जीता है। दोनों के देशों के नाम भी याद रखना है ना। इटालियन ओपन की बात कर रहे हैं अपन। वैसे टेनिस में सबसे जो बड़ा इवेंट होता है वो होता है ग्रैंड स्लैम, जो साल में 4 होते हैं
ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो अभी तक ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, इसका ध्यान रख लो आप, क्योंकि जब भी टेनिस वाला प्रश्न आता है ये बार बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो जब तक फ्रेंच ओपन आएगा हम इसको इतनी बार रिवाइज करा दिए कि आपको अब ये याद हो चुका होगा। अगर डेली आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो हमसे तब की बात कर रहा हूँ, मतलब इतनी बार हम रिवाइज कर लेंगे कि आपको कोई ट्रिक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। रिवीजन ही इतनी बार कर लो कि फिर ट्रिक विक क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी। तो इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता कार्लोस अल्काराज ने, ये स्पेन के प्लेयर हैं। और वुमेन सिंगल जीता था एलिना रबाकिना ने, ये कजाकिस्तान के प्लेयर है। कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है स्टैटिक बनके कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो बड़ा आसान है। पहला और आखिरी वाला होता है हार्ड कोर्ट पे, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन होता है हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे होता है। ठीक है, ध्यान में रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगली में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत ने किस देश की एडीएनओसी कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित करने के लिए समझौता किया। तो ये है कंपनी कहाँ की, यूनाइटेड अरब अमीरात की। हमने बात करी, मोदी जी अभी 5 देशों की यात्रा पर थे। सबसे पहले वो यूएई गए थे। तो जब वो यूएई गए तो यूएई और भारत के बीच में कई समझौते हुए, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो भारत और यूएई ने मिलकर एक बड़ा तेल समझौता किया। क्या ये समझौता कि यूएई की एक तेल कंपनी है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, यह भारत के बड़े तेल भंडारों में अपना कच्चा तेल रख सकेगी। भारत ने लगभग 3 करोड़ बैरल तेल स्टोर करने की अनुमति दे दी है। और ये तेल कहाँ कहाँ पर स्टोर किया जाएगा, विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर नामक स्थान पे। और एक नया केंद्र और बन रहा है उड़ीसा में, चांदीखोल स्थान है वहां पर। इससे फायदा क्या होगा, जब भी तेल की कमी होगी तो इससे अगर स्टोरेज होगा, जैसे हम घर में राशन पानी रखते हैं ना, जब भी एकदम कमी आ जाती है तो जो स्टोर हमने किया हुआ है, हमारी मम्मियों ने किया होता है, जैसे आप गेहूं स्टोर कर लेते हो, शक्कर स्टोर कर लेते हो, तो इमरजेंसी में जैसे कभी दुकान बंद है, मेहमान ज़्यादा आ गए, तो जो स्टोर हमने किया होता है वो इमरजेंसी के वक्त काम आता है। तो बस वही वाला सिस्टम यहाँ पर होगा। इससे पेट्रोल डीजल की सप्लाई सुरक्षित रहेगी, भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, विदेशों पर अचानक निर्भरता कम होगी। अचानक मतलब इमरजेंसी की बात हो रही, कुछ दिन के लिए हमारा काम चल जाएगा। उसके अलावा भारत में $5 अरब का निवेश आएगा यहाँ से, मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात की कंपनियां भारत में लगभग $5 अरब का निवेश करेगी। और ये निवेश किन किन सेक्टरों में होगा, बैंकिंग सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और कई कंपनियां फाइनेंस सेक्टर में भी इन्वेस्ट करेगी। उसके अलावा जहाज मरम्मत केंद्र बनाए जाएंगे, मतलब भारत का जो कोचिन शिपयार्ड है और दुबई की एक कंपनी है ड्राई डॉक्स वर्ल्ड, ये गुजरात के वडेनार में एक बड़ा शिप रिपेयर सेंटर बनाएगी। यहाँ पे जहाजों की मरम्मत होगी, युवाओं को ट्रेनिंग और रोजगार भी मिलेगा। उसके अलावा भारत के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और यूनाइटेड अरब अमीरात की कंपनी है G42, ये मिलकर एक बहुत सुपर, आप कह सकते हो बहुत ताकतवर पावरफुल सुपर कंप्यूटर सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट समझौते हुए थे, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो शुरुआत वाला रहेगा, जिसमें भारत में तेल को स्टोर करना रहा है। ठीक है, यूएई की बात कर लेते। यूएई के साथ हम समझौते कर रहे हैं ये, तो ये रहा मैप में यूएई। कैपिटल अबू धाबी हो गई, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और प्रधानमंत्री है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। कुछ करंट अफेयर्स देखें यहाँ से, तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की जो पहली महिला सेक्रेटरी जनरल बनी है उनका नाम है शेख नासिर अल नोवेसी, यूएई से हैं वो। अभी यहीं पे 1 फ्री जोन पासपोर्ट लॉन्च किया था, दुबई ने किया था। किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया, तो दुबई। यूएई में भारत के राजदूत एम्बेसडर बने थे डॉक्टर दीपक मित्तल। शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने किस देश में पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र शुरू किया, यूएई। एक्चुअली में यहाँ पे अबू धाबी में जो आईआईटी दिल्ली का कैंपस है वहां पे किया था। 2027 में एआई समिट जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा, जबकि 2028 वाला यूएई में होगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 अभी दुबई में हुआ। यूएई ने दुनिया का पहला बहुत तेज 10G इंटरनेट नेटवर्क शुरू किया था। और अभी हमने पढ़ा यूएई 1 मई 2026 से ओपेक से अलग हो गया है। ठीक है, तो यूएई से सारी बातें ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहाँ इबोला के प्रकोप की घोषणा की है, तो सही उत्तर होगा इन दोनों देशों में, युगांडा और कांगो। तो अभी 17 मई को WHO ने कहा कि भैया अफ्रीका के जो 2 देश है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा, यहाँ पर इबोला तेजी से फैल रहा है, इसीलिए इसे अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया जाता है। अब क्या मतलब हो गया सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का, मतलब
कि बीमारी दूसरे देशों तक फैल सकती है, दुनिया के देशों को मिलकर जल्दी कार्रवाई करनी होगी। डब्ल्यूएचओ बाकी देशों को सावधान कर रहा है, डॉक्टर, दवाइयाँ, पैसा और मेडिकल मदद जल्दी भेजी जाती है इसमें। यानी ये दुनिया के लिए चेतावनी जैसा कदम है। अभी तक यहाँ पे लगभग 336 संदिग्ध लोग मिले हैं, जिसमें से 88 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इबोला की बात करें, इबोला एक बहुत ही खतरनाक वायरस बीमारी है। ये संक्रमित व्यक्ति के खून, पसीने, उल्टी या शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क से फैलता है। इसमें तेज बुखार, कमजोरी, खून बहना जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती है। और इस बार जो वायरस फैला है वो इबोला का बंडी बुग्यो नाम का दुर्लभ प्रकार है। मतलब ये अलग ही प्रकार का स्ट्रेन है। अभी तक जो भी स्ट्रेन मिले हैं इबोला के, या यूँ कह दूँ कि इस स्ट्रेन के लिए हमारे पास कोई भी टीका वगैरह, दवा वगैरह उपलब्ध नहीं है। इबोला बहुत पुरानी बीमारी है, अभी ऐसा नहीं है कि नया नया आया ये। इसे पहली बार 1976 में अफ्रीका के ये जो देश है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पे जो इबोला नदी है उसी के पास में इसको खोजा गया था। यहीं पे सबसे पहली बार ये मिला था, इसीलिए इसका नाम इबोला पड़ गया। अब दोनों देशों के थोड़े से स्टैटिक देख लेते हैं। ये आप देखो मैप में, युगांडा यहाँ पर है, कैपिटल कंपाला होती है, करेंसी है युगांडा शिलिंग, प्रेसिडेंट है योवेरी मुसेवेनी। और ये भी याद रखना, डब्ल्यूएचओ ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल ये इसी देश में शुरू किया था, युगांडा में ही। दूसरा जो देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कैपिटल किंशासा होती है, करेंसी है कोंगोलीज फ्रैंक। डब्ल्यूएचओ की भी बात कर ले, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, और इसके हेड है टेड्रोस अधानोम। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब बातें। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल में भारत ने एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो आंसर होगा 9। एक्चुअली में अभी एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। अंडर 15, अंडर 17 मतलब इतने कम उम्र से जो खिलाड़ी होते हैं, जैसे अंडर 15 है तो 15 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी या 15 वर्ष तक के खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसी तरह से अंडर 17 हो। तो ये दोनों अभी हुआ था कहाँ पर? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में, 1 से लेके अभी 16 मई तक। तो दोनों इवेंट हो चुके हैं। अंडर 15 चैंपियनशिप की हमने प्रश्न में बात की, तो इसमें भारत ने टोटल स्वर्ण पदक जीते, गोल्ड जीते 9, सिल्वर 6 और ब्रोंज 12, टोटल 27 मेडल आए हैं। और अंडर 17 में बात करें तो 2 गोल्ड है, 7 सिल्वर है, 8 ब्रोंज है और टोटल 17 मेडल आए हैं। और दोनों की खास बात क्या है, इसमें जो गर्ल्स प्लेयर है, जो महिला खिलाड़ी है, वो सबसे ज्यादा मेडल लेकर के आई हैं पुरुषों की मुकाबले। बॉक्सिंग की बात करें तो एक इवेंट याद रखना, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 जो हुआ था लिवरपूल इंग्लैंड में। एक्चुअली में ये इसका पहला संस्करण था और भारत ने टोटल 4 मेडल जीते थे, जिसमें 2 गोल्ड आए थे। और इस तरह से मेडल टैली में देखोगे तो भारत तीसरे स्थान पे था, पहले पे कजाकिस्तान था, दूसरे पे उज्बेकिस्तान था। अब इसका जो दूसरा एडिशन होगा ना 2027 में होगा अस्ताना, कजाकिस्तान के अस्ताना में। और अभी भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष लगातार तीसरी बार बने थे, कौन? अजय सिंह। ठीक है, बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी इनकी पीडीएफ और प्रैक्टिस के लिए जो क्विज है, जो मॉक टेस्ट है, वो आपको मिल जाता है डेली। कहाँ पर? अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि भारत का पहला सैटेलाइट टैग लगा गंगा सॉफ्ट शेल कछुआ, ये कहाँ पर छोड़ा गया? काजीरंगा नेशनल पार्क में। फिर पूछा प्रोजेक्ट सक्षम किस संगठन ने शुरू किया? NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। फिर पूछा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CMD अभी कौन बन गए? डॉक्टर अशोक कुमार पांडा बन गए। फिर पूछा था विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस, ये मनाया गया अभी 17 मई को। फिर पूछा CTBC बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात में पहली बार अपनी ब्रांच खोली है, ये कहाँ का बैंक है? तो आंसर होगा ताइवान का। फिर पूछ रहे केंद्रीय जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने AMCA कार्यक्रम सुविधा की आधारशिला कहाँ पर रखी? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। AMCA मतलब हो गया एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यहाँ पर इसकी टेस्टिंग की जाएगी। फिर पूछा यूनिफाइड भारत ई-चार्ज अभी इसको लॉन्च किया भारी उद्योग मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं HD कुमारस्वामी। मेरा भारत मेरा योगदान अभियान ये शुरू किया अभी दिल्ली सरकार ने। फिर पूछा अभी किस राज्य में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मंजूरी दे दी गई? तो आंसर होगा असम में। बाकी कल का होमवर्क प्रश्न अगर आप देखें तो पूछा था किसे 2025 के लिए हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा ममता कालिया को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।